हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में एनवीएस लैब अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई है उसके अंतर्गत फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उनके ऊपर डिस्कशन कर रहा था। और हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक था यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि जो है फिजिकल राशियां यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, फिर उनके मात्रक क्या होते हैं, उनके डायमेंशनल फार्मूलाज कैसे निकाले जाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक से जो है आपसे केवल और केवल किसी भी राशि की यूनिट पूछी जा सकती है। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दी थी, बाकी आप लोग भी जो है खुद कहीं ना कहीं से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल राशियां हैं तो उन सभी की यूनिट जो है मतलब लिखवाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको खुद को भी कुछ राशियों के याद रखने पड़ेंगे। साथ ही साथ जैसे जैसे हम नए नए टॉपिक पढ़ते जाएंगे उस टॉपिक में यूज होने वाली सभी राशियों की मात्रक जो है वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं गति के बारे में, यानी कि मोशन के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गति है क्या या मोशन है क्या। तो मोशन का मतलब होता है दोस्तों, जब कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्थिति को समय के साथ में परिवर्तन करता हो। यानी कि आप 10 बजे कहीं ए स्थान पर थे और 10:15 पर आप बी स्थान पर है, 10:30 पर आप सी स्थान पर है और 10:45 पर आप डी स्थान पर है। तो आपका जो समय के साथ में स्थान बदल रहा है, इसे आप कहते हैं मोशन। क्या कहते हैं? मोशन। समझ में आ गई बात? तो आप किस में है? गति के अंदर हैं। आप स्टेट नहीं है या स्टडी स्टेट के अंदर नहीं है, आप मतलब रुके हुए नहीं है, आप चल रहे हो लगातार। ठीक है, अब इसके अंदर जो है दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मतलब डेफिनेशंस है, जैसे कि आपके दूरी है, विस्थापन है, चाल है, वेग है, त्वरण है, इनके बारे में पता होना चाहिए। और इनके जो फॉर्मूले हैं, सूत्र है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूं दूरी की। किसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं दोस्तों? दूरी की, कि दूरी होती क्या है। तो आप लिखेंगे दूरी। आप इंग्लिश स्टूडेंट कोई है तो लिख सकता है डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस या दूरी होती क्या है? डिस्टेंस या दूरी का मतलब है कि कोई भी दो वस्तुएं हैं आपके पास में या दो स्थान हैं आपके पास में, उन दोनों के मध्य में जो आपकी लंबाई है, उन दोनों के बीच की उस लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा निर्धारित पथ में तय की गई पथ की लंबाई, जो पथ है उसकी लंबाई दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के द्वारा निर्धारित पथ के अंदर तय की गई जो लंबाई है पथ की, उसको हम कह रहे हैं दूरी। इस दूरी का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक इस दूरी का क्या होता है दोस्तों? मीटर। ठीक है, क्या होता है? मीटर। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो दूरी होती है ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। सर, ये अदिश राशि का मतलब क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो फिजिकल क्वांटिटीज हम पीछे पढ़ कर आए हैं उनको हम दो भागों में और बांटते हैं। एक होती है अदिश राशियां, एक होती है सदिश राशियां। अदिश राशियों का मतलब होता है वे राशियां जिनके पास में केवल और केवल परिणाम हो, यानी जिसके पास में केवल मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो उनके पास में, लेकिन दिशा नहीं हो, तो आप उसको कहते हैं क्या? अदिश राशि।
अगर कोई ऐसी राशि जिसके पास में दिशा भी है और दिशा के साथ साथ उसका कोई मैग्नीट्यूड भी है, उसका कोई परिमाण भी है, या जो है उसके पास में कोई ऐसी वैल्यू भी है जिसे आप नाप सके, तो उसे कहा जाता है दोस्तों क्या? सदिश राशि कहा जाता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है दूरी के बारे में? तो दूरी क्या होती है? निर्धारित पथ में तय की गई जो पथ की लंबाई है उसको आप दूरी कहते हैं। और इसकी जो मात्रक है वो क्या है दोस्तों? इसका मात्रक है मीटर। और ये एक कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों? अदिश राशि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों हमारे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन इंग्लिश में आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो जो दोस्तों विस्थापन है उसका क्या मतलब है? विस्थापन का मतलब होता है कोई भी दो वस्तुएं हैं, ठीक है, या फिर जो एक कोई वस्तु है उसके द्वारा तय किया गया जो एक निर्धारित पथ है, आप लोगों को मैंने अभी पीछे बताया, उस निर्धारित पथ के अंदर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है उसे हम कहते हैं विस्थापन। कैसे दोस्तों? तो देखिए आपके पास में एक वस्तु थी, ठीक है, देखिए आपके पास में एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। इन दोनों के पास पहुंचने का एक रास्ता तो है, मान लो ये सी से होकर, एक है इधर डी से, फिर इधर ई से। फिर अब मैं बताता हूं आपको कि विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। देखिए एक रास्ता आपको पहुंचना है ए से बी, तो एक जना आया और वो गया ए से पहले सी, फिर सी से पहुंचा बी के पास। एक और बड़ा ज्ञानी था, वो पहले आया डी के पास, फिर डी से वो पहुंचा ई के पास, फिर ई से पहुंचा बी के पास। और एक जो है दोस्तों थोड़ा सा तेज खोपड़ी था आपकी तरह, और उसने अपना दिमाग लगाकर क्या कहा कि मैं तो सीधा ए से बी जाऊंगा। तो दोस्तों इसके अंदर जो ये तीन अलग अलग पाथ है, पहला पाथ है ए से सी, सी से बी, दूसरा पाथ है डायरेक्ट ए से बी, तीसरा पाथ है आपका ए से डी, डी से ई, ई से बी। तो आपको बता दूं कि आप जो ए से सी गए, फिर सी से बी गए, और एक आप जो ए से डी, डी से ई, ई से बी गए, ये दोनों तो है आपके फर्स्ट व थर्ड। फर्स्ट और जो थर्ड है ये तो दोस्तों आपके क्या कैसे पथ हैं? तो ये तो दूरी है। क्यों? ये जो है दोस्तों पूरी की पूरी एक लंबी दूरी तय करने के बाद यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन जो सेकेंड वाला है, जो शॉर्टकट है, ए और बी के पहुँचना था आपको, तो ए और बी तक आप कैसे पहुँचेंगे उससे मतलब नहीं, आप सीधे पहुँच गए। सपोज करिए तो ए और बी के बीच की जो प्रारंभिक स्थिति थी भाई ए, और अंतिम स्थिति है आपकी बी, बी तक पहुंचना था। तो इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एकदम सरल रेखीय जो दूरी होती है, उसको हम कहते हैं विस्थापन। तो जो सेकेंड वाला पथ है वो तो है विस्थापन। क्या है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और आप जो ये पहला और तीसरा पाथ अपनाते हैं तो वो आप फिर दूरी तय कर रहे हैं, और दूरी तय करने का मतलब आपने टोटल कितने चले, जबकि विस्थापन का मतलब है आप प्रारंभ से अंतिम तक जो पहुंचे हैं उसमें आपने शॉर्टकट कौन सा वे लिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, अभी और एग्जाम्पल करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। विस्थापन का सर मात्रक क्या होता है? तो पहले आप डेफिनेशन लिखिए कि किसी वस्तु द्वारा निर्धारित किसी वस्तु द्वारा निर्धारित पथ में तय पथ की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की
न्यूनतम दूरी। कैसी दूरी? न्यूनतम दूरी। विस्थापन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। इसका मात्रक क्या है? तो इसका भी मात्रक वही है जो दूरी का है। क्या मात्रक है? मीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात। और विस्थापन जो है दोस्तों एक सदिश राशि होता है, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूं। तो ये पहले आप लिख लो, विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, अब ये सदिश राशि क्यों है? विस्थापन सदिश राशि इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि आप जो है दोस्तों विस्थापन अगर देखेंगे तो मैंने आपको क्या बोला, इसके द्वारा आप क्या देख रहे हो? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे। अब न्यूनतम दूरी किसी एक पर्टिकुलर दिशा में ही आएगी। 2-3 जगह से होकर आप जा रहे हो तो क्या आपके जो है न्यूनतम दूरी आ सकती है? नहीं आ सकती। इसलिए तो आपके पास में विस्थापन के पास क्या क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। इस वजह से जो है दोस्तों आप लोगों के विस्थापन क्या है दोस्तों? सदिश राशि है। समझ में आ गई बात? विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। अब अगर आप जो है विस्थापन और दूरी के बीच में अगर क्या करें, कंपैरिजन करें, तो आप देखेंगे दोस्तों विस्थापन और दूरी दोनों के ही मात्रक क्या है? तो दोनों के ही मात्रक है दोस्तों आप लोगों के क्या? अरे दोनों के ही मात्रक क्या है दोस्तों? मीटर। समझ में आ गई? दोनों के ही मात्रक है मीटर। और दूरी जो है वो अदिश राशि है, विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। ठीक, दूरी क्या होती है दोस्तों? तो दूरी होती है टोटल आपका पथ कितना लंबा था। समझ में आ गई बात? तो दूरी जो है दोस्तों वो क्या है दोस्तों? अरे भाई समय के साथ में कभी भी कम हो सकती है क्या? नहीं, वो तो समय के साथ में हमेशा ही बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है दोस्तों दूरी तो बढ़ती जाएगी, इसलिए ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन आपका जो विस्थापन है दोस्तों, विस्थापन क्या होगा? अरे भाई विस्थापन का मतलब है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कब आएगी? जब आप जो है दोस्तों पहले, अगर ऐसा भी तो हो सकता है, देखो भाई इधर देखो, इधर देखो, आप ए से डी गए, डी से ई गए, ई से बी गए। ठीक है, उससे क्या मतलब है? ए से बी पर ही पहुंचे तो अल्टीमेटली। तो विस्थापन तो जो है दोस्तों देखो समय के साथ में क्या होगा? कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। और कभी कभी हो सकता है कि जहां से चले थे, भाई देखो ए से चले थे, वापस घूम फिर कर ए पर ही आ गए, तो विस्थापन तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम जो स्थिति है उसके बीच की दूरी क्या हो गई? 0, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही बन गया। इसीलिए एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है या ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक वृत्त के चारों ओर व्यक्ति दौड़ रहा है, तो 4 जो है उस व्यक्ति ने चक्र लगाए, उसके बाद में उस व्यक्ति की जो है दूरी कितनी तय हुई और उसका विस्थापन कितना हुआ। तो 4 चक्रों के बाद में विस्थापन तो हो जाएगा 0, क्योंकि घूम फिर के वो उस बिंदु पर आ ही रहा होगा जहां से चालू हुआ था। तो विस्थापन तो कितना हो जाएगा? 0, लेकिन दूरी कितनी हो जाएगी? 2πr × 4, तो विस्थापन 0 हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक व शून्य। ठीक है, कैसा? विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, व शून्य भी हो सकता है। ये बात आपको याद रखनी है, शून्य भी हो सकता है। ठीक है, चलिए
बढ़ते हैं अब दोस्तों दूरी और विस्थापन को कंप्लीट करके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की और। तो नेक्स्ट जो है आप लोगों को याद रखना है किसके बारे में, चाल और वेग के बारे में। तो हम उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। चाल एवं वेग। अब ये जो चाल एवं वेग है इसके बारे में तो आप अगर छोटी क्लास में पढ़ते होंगे तो आप लोगों ने ये सुना होगा कि चाल कहें चाहे वेग कहें एक ही बात है, यानी स्पीड कहो चाहे वेलोसिटी कहो एक ही बात है। नहीं दोस्तों, दोनों अलग अलग होती है, जिसके बारे में आज आप सीखने वाले हो। पहले हम पढ़ रहे हैं चाल के बारे में, यानी कि स्पीड। किसके बारे में? स्पीड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। स्पीड क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, स्पीड का मतलब है किसी भी वस्तु के द्वारा एक एकांक समय में तय की गई दूरी जो है उसको आप कहते हैं उसकी चाल। क्या कहते हैं? उसकी चाल कहते हैं। तो आप लिखिए किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में तय की गई जो दूरी है उसको हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। इसका मतलब चाल बराबर होता है दोस्तों आपके क्या? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, ये याद रखना। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। और दोस्तों आपके जो है चाल शून्य हो सकती है क्या? हाँ, चाल शून्य हो सकती है। चाल शून्य हो सकती है। अरे भाई चले ही नहीं, धीरे धीरे चले तो हो सकती है। पहला पॉइंट ये याद रखना। दूसरा पॉइंट, चाल जो है सदिश है या अदिश है? तो चाल जो है वो दोस्तों आपके अदिश राशि है, क्योंकि चाल के पास किसी प्रकार की कोई दिशा नहीं होती। तो चाल जो है कैसी राशि है? अदिश राशि है। चाल का मात्रक क्या होता है? तो चाल का मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गई बात? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो m/s यानी मीटर पर सेकेंड। तो ये होता है दोस्तों आपके किसकी बात हो गई? ये हो गई बात हमारे चाल की, यानी कि हम स्पीड को जो है क्या कह सकते हैं? किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी है उसको आप कहते हैं चाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है वेग के बारे में। तो आप लिखेंगे दोस्तों वेग यानी कि वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी का मतलब है दोस्तों आपके जब भी कोई वस्तु गति कर रही है चलती रहेगी। ठीक, अब उसकी जो है गति के साथ साथ उसकी स्थिति में भी परिवर्तित होती रहेगी। तो जो स्थिति में परिवर्तन को आप जो है विस्थापन के रूप में भी देखते होंगे। तो विस्थापन में जो परिवर्तन की दर है, देखो पीछे क्या था? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी को तो हम क्या कह रहे थे? चाल, एकांक समय में तय। लेकिन एकांक समय में जो विस्थापन में परिवर्तन हुआ उसको आप कहते हैं वेग। तो आज आपको समझ में आया होगा कि चाल होता है दूरी बट्टे समय, जबकि वेग होता है विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग, और दूरी में परिवर्तन की दर को कहते हैं चाल। क्या कहते हैं? तो देखिए दूरी में परिवर्तन की दर चाल
और विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग, ये अंतर है, ये बात आपको याद रखनी है। तो आप लिखेंगे विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसका मतलब वेग बराबर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। ठीक है, वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय। इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? तो इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है, क्योंकि विस्थापन को हम मीटर में ही मापते हैं इसलिए। लेकिन जो विस्थापन है दोस्तों वो क्या था? सदिश राशि था। तो वेग जो है वो भी क्या हो जाएगा? सदिश राशि। ठीक है, तो वेग सदिश राशि है। ठीक है, सदिश क्यों है? देखो भाई, वेग विस्थापन जो है वो सदिश है, समय का कोई फर्क नहीं है, सदिश सदिश से कोई मतलब ही नहीं है। इस वजह से जो है वेग आपका सदिश हो गया, क्योंकि विस्थापन भी सदिश है। ठीक, समझ में आ गई बात? तो देखो, आपने समझा दूरी और विस्थापन को, चाल और वेग को। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में दोस्तों? तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है त्वरण के बारे में। चलिए, तो हम लिखेंगे त्वरण के बारे में। त्वरण, और त्वरण का मतलब है एक्सेलरेशन। क्या? एक्सेलरेशन। चलिए, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर है, यानी उसकी जो वेलोसिटी में चेंज होने की जो आपकी स्पीड है, उसके वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, उसको हम कहते हैं क्या दोस्तों? क्या कहते हैं? त्वरण, यानी कि आप क्या कह सकते हो? एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात? तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, और उसका मात्रक और उसकी भी यूनिट वगैरह हम जो है सीख लेते हैं। चलिए, तो लिखेंगे आप सबसे पहले वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को। किसको? वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को। लिखिए, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है? तो त्वरण इक्वल टू हो जाएगा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बट्टे क्या हो जाएगा? अरे भाई, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। समझ में आ गई बात? तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? तो वेग का मात्रक है मीटर पर सेकेंड और समय का है सेकेंड, यानी कि त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण जो है वो एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है। समझ में आ गई बात? ये क्या है? एक सदिश राशि है। बस इतनी सी बातें हमें याद रखनी है। समझ में आ गई बात? तो आपको मैंने जो है दोस्तों अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं उनसे भी कई बार जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। अब जो है दोस्तों मैं आप लोगों को
तीन गति की जो समीकरण होती है वो लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप गति की तीनों समीकरण लिखेंगे क्योंकि उनसे भी जो है हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अब आप जो है टॉपिक डालिएगा दोस्तों, इक्वेशंस ऑफ मोशन या फिर गति की समीकरण। गति की समीकरण। अब गति की समीकरण है कितनी? तो गति की समीकरण है दोस्तों टोटल 3। ठीक है, लेकिन मैं आपको लिखवाऊंगा 4, एक मेरी तरफ से। तो गति की पहली समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी, जहां v होता है दोस्तों अंतिम वेग। ठीक है, u होता है प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण और t होता है समय। ठीक है, चलिए सेकेंड हो जाएगा दोस्तों हमारे क्या, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी का मतलब समय, ए का मतलब त्वरण, टी का मतलब समय, यू मतलब प्रारंभिक वेग, एस मतलब हो जाएगा आपके दूरी या विस्थापन। ठीक है, और थर्ड, तो थर्ड है आपकी इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। एस है दूरी या विस्थापन जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, ए है त्वरण, यू है प्रारंभिक वेग, वी है आपकी अंतिम वेग। और चौथी समीकरण मैं लिखवा रहा हूं जो अब मेरी मर्जी से, वो है कि nth सेकेंड में अगर आपसे कितनी दूरी चली वो पूछ ले। तो आप पहले इसके लिए लिख लीजिए फॉर्मूले के लिए, nth सेकेंड में चली दूरी अगर आपसे पूछ ले तब आप करेंगे एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए अपॉन 2 गुणा 2n-1। समझ में आ गई बात? तो आपको गति के ये जो 4 समीकरण मैंने लिखवाए हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्या चारों के चारों याद रखोगे? पहला है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, फोर्थ है nth सेकेंड में चली गई दूरी sn बराबर u प्लस ए अपॉन 2 इंटू 2n-1। लेकिन गति के समीकरण होते कितने हैं? 3। एक तो प्रवीण सर की तरफ से लिखवाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों अगर आपको जो है ऐसा पूछ लिया जाए कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप जो है ऊपर की तरफ फेंक रहे हो या नीचे की तरफ फेंक रहे हो, तब तो देखो आप इसके अंदर पहला फॉर्मूला लिखेंगे कि किसी वस्तु को आप ऊपर फेंक रहे हो तो मैक्सिमम हाइट तक अधिकतम ऊंचाई, यानी कि मैक्सिमम वो कहां तक जाएगा, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अधिकतम ऊंचाई तक अगर आपको पहुंचना है तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो लगा हुआ समय होता है, कितना समय लगता है, तो उसमें समय लगता है 2h/g। ठीक, सेकेंड चीज, अधिकतम ऊंचाई जहां तक वस्तु जा सकती है वो कितनी होती है। तो अधिकतम ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो आप कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। तो अधिकतम ऊंचाई, और अधिकतम ऊंचाई जो है दोस्तों वो हो जाएगी आपके यू स्क्वायर अपॉन में 2g। समझ में आ गई बात? कितनी हो जाएगी? यू स्क्वायर अपॉन में 2g। क्लियर है? ठीक है,
इसके आगे की दोस्तों कुछ और बातें जो है मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिसके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, अब आपसे जो है ये पूछा जा सकता है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है। किसके बारे में? तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, सबसे पहले ये बताओ। तो दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बेसिकली तब लगता है जब आप जो है जैसे कोई गाड़ी चला रहे हैं आप, और जब आप मोड़ वगैरह आ जाता है तो आपने देखा होगा कि जो आपकी गाड़ी टर्न हो रही है तो आप गाड़ी के बाहर की ओर जाते हैं। तो जो ये देखो, एक गाड़ी के अंदर की ओर बल लग रहा है भाई, जो उसको अंदर की ओर रखेगा गाड़ी को, एक दूसरा बल काम कर रहा है जो आपको बाहर की ओर जो है भेज रहा है। तो उसे ही हम जो है दोस्तों क्या कह रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, ये जो है बाहर की ओर दिशा में खींचता है जो अंदर बैठा है उसको। समझ में आ गई बात? तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, और इसको कहा जाता है हिंदी में वैसे अभिकेंद्री त्वरण। ठीक है, सॉरी, अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री त्वरण नहीं, अभिकेंद्री बल। तो ये कितना होता है ये मैं आपको लिखवा देता हूं, तो आप लिख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा। अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो होता है दोस्तों आप लोगों के mr², या फिर आप कह सकते हो mv²/r। v वेलोसिटी है, r जो है वो त्रिज्या हो जाएगी उस रोड की, और ओमेगा क्या है, तो ओमेगा होता है उसके कोणीय वेग। ठीक है, क्योंकि और आपको बता दूं ओमेगा बराबर ही होता है क्या दोस्तों, v/r। ठीक है, तो आप यहाँ से आपको ओमेगा से कोई लेना देना नहीं, आप तो v और r से ओमेगा निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट आपको और क्या याद रखना चाहिए, तो दोस्तों आप लोग जो है ये याद रख सकते हैं कि अभिकेंद्री त्वरण कितना होता है। अभिकेंद्री त्वरण, अब अभिकेंद्री त्वरण कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको जब पता है कि F बराबर m में होता है, F की वैल्यू अगर ये है तो m से m कट जाएगा, यानी A बराबर आ जाएगा आपके v²/r। तो ये हो जाएगा आपके क्या दोस्तों, अभिकेंद्री त्वरण। तो इसके बारे में आपको जो है याद रखना है। ठीक है, और क्या याद रखोगे, ये जो अभिकेंद्री त्वरण है इसका भी मात्रक तो क्या होगा, मीटर/सेकंड²। ये जो है दोस्तों कैसा होता है, तो ये एक आपके सदिश राशि है। ठीक है, ये बातें आप लोगों को इससे रिलेटेड याद रखनी है। और क्या चीज़ याद रख सकते हो, तो और बाकी चीज़ें जो है दोस्तों हमारे लॉ ऑफ मोशन, यानी कि जो न्यूटन्स के लॉ वगैरह है उसके अंदर काम की कुछ चीज़ें आएगी, वो आप लोगों को बता दी जाएगी। तो गति के बारे में केवल आपको जो है क्या क्या याद रखना है, जो डेफिनेशंस बताई है, जो फॉर्मूले बताए, केवल इतना याद रख लीजिए, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बोलेंगे आप कि दूरी क्या होती है, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई जो आपका दूरी या कितना पथ जो है उसने तय किया गया, या पथ की जो लंबाई है उसको आप कहते हैं दूरी। ठीक है, अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है टोटल कितना चला है। ठीक है, इसका मात्रक होता है मीटर, ये जो है एक अदिश राशि है। विस्थापन क्या होता है, तो किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी का जो पथ है, उस पथ की जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है उसको हम विस्थापन कह रहे हैं। और इसका भी मात्रक क्या है दोस्तों, मीटर होता है। ये भी एक सदिश राशि है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। फिर हमने पढ़ा चाल। तो चाल जो है दोस्तों क्या होती है, तो किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को आप चाल कहते हैं, और चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। चाल शून्य हो सकती है, एक बात, चाल अदिश राशि होती है, दूसरी बात, चाल का मात्रक मीटर/सेकंड होता है, तीसरी बात। ठीक है, ये याद रखना। फिर आपका वेग, तो विस्थापन में जो परिवर्तन की दर है उसे हम वेग कहते हैं,
और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड। वेग क्या है तो सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है त्वरण। तो वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर है उसको हम कहते हैं त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में जो लगा समय है वो। मात्रक होता है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है, फिर गति की 3 समीकरण है और चौथी मैंने अपनी इच्छा से लिखवाई है। तो 3 कौन कौन सी इक्वेशंस है, v बराबर u प्लस ए टी, फिर दूसरी है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। एक मैंने लिखवाई है कि nth सेकेंड में तय की गई दूरी का सूत्र क्या होगा या फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है u प्लस ए अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक, फिर आप किसी वस्तु को अगर ऊपर फेंक रहे हो तो उस वस्तु के द्वारा अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो समय लिया गया वो होता है √2h अपॉन जी। और जो अधिकतम ऊंचाई होती है वो कितनी होती है दोस्तों, तो वो कितनी अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा वो होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। समझ में आ गई बात। अब जब आप एक गाड़ी चला रहे हैं, मोड़ पर आप जब गाड़ी टर्न लेते हैं तो आप बाहर की ओर जा रहे हैं, तो वो एक होता है अभिकेंद्री बल सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर अपॉन में r। और अभिकेंद्री जो त्वरण होता है वो कितना होता है, तो अभिकेंद्री त्वरण होता है दोस्तों v स्क्वायर अपॉन में r। समझ में आ गई बात। तो इसी के साथ में दोस्तों जो है आप लोगों के लिए ये एक और गति जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। और इसी प्रकार से जो है दोस्तों आप लोगों का जो 9, 10, 11 मार्च को एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी सब्जेक्ट का सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दिया जाए। बस 2-3 दिन और रुक जाइए, बाकी सभी क्लासेस भी जो है आप लोगों के लिए चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा।